जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका ऑब्जेक्टिव और उसके रोल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है ना, तो उनके जो मैनेजर्स हैं उनको क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो हम लोग समझेंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया था छोटा सा जो था इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस और डिविडेंड। ठीक है, उन्हीं के बारे में जो टोटल पूरा जो है ब्रीफ में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन जो है हम उनको इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर टाइम के हिसाब से देख के चलेंगे, अगर एक आध रह भी गया तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और आप सही से उसको ध्यान से समझना क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है ये फाइनेंशियल डिसीजंस। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजंस में ये है, पहले तो हमको ये देखना है ना कि हमें किस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके कुछ फैक्टर्स हैं, उनको देख के उनको एनालाइज करके फिर हम लोग ये सोचेंगे। ठीक है, तो हमने समझ लिया था कि इन्वेस्टिंग में दो चीज़ें आती हैं, पहला लॉन्ग टर्म, दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म यानी कि मतलब क्या है, कैपिटल बस्टिंग, जिसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, जो भी जैसे अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो उसकी मशीनरीज, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट में, वो सारा कुछ क्या है लॉन्ग टर्म है, वो फिक्स एसेट्स है उनके। ठीक है, फिक्स एसेट में मशीनरी है, पैसा अगर आपने मशीनरी कोई खरीदी तो पैसा लंबे समय तक लग गया ना। मशीनरी कोई छोटी मोटी नहीं आती, मशीनरी बहुत लाखों करोड़ों में आती है, तो पैसा बहुत ज़्यादा लग गया। अब ऐसा तो है नहीं आप आज ले आए कल ख़त्म कर दिया, है ना, ऐसा तो है नहीं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में मशीनें लोग रेंट पर ले लेते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म है। ऊपर से शॉर्ट टर्म में दूसरा यहाँ पे आता है वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल जो वर्क में यूज हो रही है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज़ है, जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें करना है। ठीक है, जैसे कैश, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास जो हाथ में पैसा है ना, कैश जो है, हाथ में कैश इन हैंड कितना होना चाहिए, क्या हमारे रिजर्व्स होने चाहिए, क्या हमारे डेटर्स कितने होने चाहिए। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, वो सारा कुछ जो है वो आता है वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, फर्स्ट है कैपिटल बस्टिंग, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये है शॉर्ट टर्म। ठीक है, और ये है लॉन्ग टर्म। ओके, तो यही दो चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपको ऐसे करना है कि आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में करना है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म को लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं उनको देखना है कि लॉन्ग टर्म में हम कैसे पैसा कहाँ पर किस प्रोजेक्ट में कैसे यूज करें। ठीक है, वो सारा कुछ इसमें है। तो यहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो जो बिजनेस है ना उनमें बहुत ज़्यादा जो पैसा लगता है लॉन्ग टर्म में, बहुत ह्यूज फंड्स चाहिए। ठीक है, किसी भी मशीनरी को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि लॉन्ग टर्म में पैसा फंसा देने से जो बिजनेस का जो ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिजनेस है ना उसकी ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि एक साथ पैसा बहुत ज़्यादा लग गया। ठीक है, तो मैनेजर्स के ऊपर ये होता है कि अब पैसा इस हिसाब से लगाओ कि बिजनेस को कोई इफेक्ट भी ना पड़े और पैसा सही जगह लगे। इन्वेस्टमेंट जो है ऐसी जगह करो जहाँ से रिटर्न ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स फर्स्ट है कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट। कैश फ्लो देखना है आपको। ठीक है, कि उस प्रोजेक्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करो जिसमें कैश फ्लो हमेशा होता रहे। ठीक है, अगर जैसे बात करें दो बिजनेस है, आप एक बिजनेस में आप ऐसा है कि जिसमें आप पैसा लगा रहे हो और पैसा आपका रोज थोड़ा थोड़ा पैसा निकल रहा है। ठीक है, दूसरा बिजनेस ऐसा है जो आप पैसा लगा रहे हो वो उधार पे जा रहा है, वो आपको नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपको फाइनेंस मैनेजर के तौर पर देखना पड़ेगा कि मैं एक फाइनेंस मैनेजर हूँ और मेरे को अपना बिजनेस संभालना है, तो मैं किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं, किसमें नहीं लगाऊँ। ठीक है ना, क्योंकि यार आप ये सोचो ना, अगर आप एक मैनेजर हो, ठीक है, अब आप ये सोचो कि मैं उस चीज़ में पैसा लगाऊंगा ना जिसमें कि मुझे रोज पैसा मिलेगा। मैंने इसमें लगा दिया, अब थोड़ा 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 करके मुझे रोज मिल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है मैंने इसमें एक साथ बहुत सारा पैसा लगा दिया, अब मुझे मिल ही नहीं रहा, बाद में मिलेगा, तो मेरी कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें यही आता है कि पहले आप कैश फ्लो को देखो, क्योंकि यार आपको अपनी डेली की जो आपकी जो ट्रांजेक्शन है, आपकी डेली की जो एक्टिविटीज़ है, जो आपकी वर्किंग है, ठीक है, उनको वो आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो आप इस जगह पैसा इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको रोज पैसा आता रहे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो होती रहे। तो यहाँ पर बस यही चीज़ देखनी है कि पैसा कितना आ रहा है और रोज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न, कि रेट देखो कि रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न कितना मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफिनीशन है वो मैंने नहीं लिखी है, मैं आपको ओरली समझा दूंगा, बस आप सही से समझते रहना। वही बुक में है, वही सारा कुछ है, बस लिखी नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न में, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट में यही है, उनको उस जगह पर पैसा
इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर उनको ज़्यादा रिटर्न मिल सके, इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न मिल सके, ठीक है। जैसे लाइक बात करें सेविंग अकाउंट पे, सो सेविंग अकाउंट जो होते हैं सेविंग अकाउंट्स पे ज़्यादा मिलता है 2.5% 3% का रिटर्न मिलता है। भाई पर बात करें फिक्स डिपॉजिट की तो 6% का रिटर्न मिल जाता है। और वहीं अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे चला जाएँ तो 15% 10%। और वहीं पर स्टॉक की बात करें, स्टॉक हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो वहाँ पर 20% का भी जो है रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि आप इस जगह पैसा इन्वेस्ट करो जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। अगर आपकी कोई चीज़ 100 रुपए की है, ठीक है, 100 रुपए लगाया आपने और 50% उस पर रिटर्न है, तो क्या हो गया, आप 200 रुपये में बेच देंगे उसको, 100 रुपये का सीधा फायदा हो रहा है ना, तो ये तो बढ़िया चीज़ है ना। तो आप उस जगह पैसा इन्वेस्ट करो जहाँ पर रिटर्न बहुत मिल रहा है, ये चीज़ देखनी है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी आपको देखना है। यहाँ पर ये देखना है कि जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो हम टोटल टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरह से दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगर लेबर की ज़रूरत है तो हम लेबर अवेलेबल करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, ठीक है। वो सारा कुछ जो है क्राइटेरिया देखना है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो तो कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, या फिर कोई लाइक लाइसेंस वगैरह क्या चीज़ है, वो जो क्राइटेरिया टोटल है ना उस प्रोजेक्ट के बारे में वो देखना है। अगर वो सारा कुछ आपके मैच हो रहा है फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है रिस्क। अब रिस्क तो आपको पता ही है, नॉर्मल चीज़ है, बिजनेस अगर है तो रिस्क तो उसके बराबर चलता है, क्योंकि पता है ना, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे बिजनेस में उतना ज़्यादा प्रॉफिट। बिजनेस वही कर पाते हैं और बिजनेसमैन वही बन पाते हैं जिन्हें रिस्क लेने में मज़ा आता है और आदत होती है। जो रिस्क से डरते हैं वो कभी नहीं कर पाते बिजनेस और ना ही बन पाते बिजनेसमैन और बहुत ही पैसे वाले, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिस्क यार हर एक चीज़ में होता है, बट ये नहीं कह सकते कि हम रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं। रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, बट हाँ, रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करो, उस जगह पैसा लगाओ जहाँ पर रिस्क एकदम मॉडरेट लेवल का हो, ठीक है। इन सभी डिसीजंस में यही आएगा कि मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क, मॉडरेट रिस्क हो, ना ज़्यादा हाई हो ना लो हो, मॉडरेट हो, आप एकदम बियर कर सको उसको सही से और प्रोजेक्ट में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो यही है इसमें कि फर्स्ट है कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, सारा कुछ जो है इसमें देखना है। और फिर है रिस्क। बस ये चारों चीज़ों आप देख लो और फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस क्या है लॉन्ग टर्म यानी कैपिटल बस्टिंग का, कि कैपिटल बस्टिंग करते समय आपको लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कि अब जब लंबे समय तक पैसा लगाते हो, ठीक है, लंबे समय में पैसा लगा रहे हो, तो अब ऐसी बात है कि यार आपकी जो ग्रोथ है ना, आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा, आपके ऊपर इफेक्ट तो पड़ेगा। तो इस जगह पैसा लगाओ कि प्रभाव तो पड़ ही रहा है, इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हो तो इफेक्ट पड़ता है हर एक चीज़ में, ठीक है। फिर है लार्ज नंबर ऑफ फंड्स, इसमें फंड्स बहुत चाहिए। आपने एक बार में पैसा लगा दिया बहुत ज़्यादा तो आप एकदम कमा भी नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के इसमें इन्वेस्ट करना है। फिर है रिस्क, रिस्क एकदम मॉडरेट लेवल का हो। फिर इरिवर्सेबल डिसीजंस, अब कुछ डिसीजंस ऐसे भी हो जाते हैं जो इरिवर्स है, वो हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते, हम उनको वापस नहीं ले जा सकते, ठीक है। अगर हमने कोई डिसीजंस ले लिया तो वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखना है। अगर हमने बहुत करोड़ों की मशीन, अगर कोई मशीन है जो 2 करोड़ की है और वो हमने खरीद ली, तो अगर हम उसे बेचना चाहें, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ है पैसे की, तो वो ईजिली बिकेगी भी नहीं, है ना, कोई लेने वाला ही नहीं होगा। तो ये यहाँ पर ये होता है कि रिवर्स नहीं हो सकता है यहाँ पे डिसीजंस, इसलिए आपको बहुत ही सही से समझ के, सोच समझ के लेने हैं। कहीं भी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है तो हर एक चीज़ सोच समझ के करो। रिस्क लेना है तो रिस्क आप लो, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि ब्लाइंड रिस्क मत लो आप, ठीक है। हर एक चीज़ को एनालाइज करो, रिसर्च करो, ऑब्जर्व करो, फिर उस काम को करो, ठीक है। आप लाइक एक तुक्का लगा के करेंगे तो फिर लॉस होगा, ठीक है। फिर आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है, पहले तो आपने लाइक इन्वेस्टिंग कर ली, अब सेकंड आता है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है, इसमें ये आता है कि आपने इन्वेस्टमेंट का देख लिया कि मुझे किस प्रोजेक्ट में कब कैसे कहाँ क्यों पैसा लगाना है, ठीक है, कितना पैसा लगाना है, सारा कुछ देख लिया। अब आपको पैसा आएगा कहाँ से, अब इसमें आपको ये देखना है कि पैसा भाई कहाँ से आएगा, मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूँ, कहाँ से लेके आऊँ, कौन से सोर्स से लेके आऊँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती है, मैंने आपको बोला था, ठीक है। ये होता है ओनर्स फंड में आता है शेयर्स, और बोरोड फंड में आता है डेट, ठीक है। बोरोड फंड में आता है डेट, ठीक है। ओनर्स फंड की बात करें जैसे शेयर्स हो गए, इक्विटी, इसे हम इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और इसमें आते हैं डिवेंचर्स, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन्स हो गए,
ठीक है। तो ये आते हैं। तो फाइनेंसिंग मतलब क्या है कि आप किस जगह से फाइनेंस जो है रेज़ कर रहे हैं, किस जगह से आप पैसा ले रहे हैं। अब अगर बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी में आप क्या करेंगे, इक्विटी में आप ओनर्स बनाएँगे। अब इक्विटी का मतलब क्या है, आपका जो बिज़नेस है आप उसका शेयर थोड़ा-सा पार्ट किसी और को दे रहे हो, वो आपको उस चीज़ के बदले में पैसा दे रहा है और आप उसको थोड़ा-सा पार्ट दे रहे हो, ठीक है। जब भी अब वो आप जो ओनर बन गए ना, अब भले छोटी चीज़ का बनाओ लेकिन ओनर तो है आपके बिज़नेस का, ठीक है। अगर प्रॉफ़िट हो रहा है तो उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। उसको जो प्रॉफ़िट मिलता है एक शेयर होल्डर को, जो शेयर लेता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड उसको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को कभी भी लाइक प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, उनका रुकता नहीं है, उनका हमेशा उन्हें इंटरेस्ट चाहिए। डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर में डेट होता है, लोन लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गई बिज़नेस में, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिबेंचर्स में और शेयर्स में यही है कि दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। डिबेंचर्स भी ठीक है और शेयर्स भी ठीक है, लेकिन कुछ उनकी कंडीशंस हैं। इक्विटी जो होता है, जो शेयर्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, उनको हमें इश्यू करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। फ्लोटेशन जो कॉस्ट है शेयर्स को इश्यू करने में बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन डिबेंचर्स जो होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं, लेकिन कॉस्टली उतने नहीं होते, लेकिन यार रिस्की बहुत होते हैं, क्योंकि अगर बिज़नेस लॉस में जा रहा है ना, फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन शेयर होल्डर्स में ऐसा नहीं है। तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। वो कैसे आप देखेंगे, वो आप इन चीज़ों को सोच के देखेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप अगर एनालाइज़ कर लेंगे अच्छे से, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे, आप डेट लेंगे या आप ओनर्स बनाएँगे, ठीक है। तो ओनर्स फंड में शेयर्स आते हैं, आप ओनर्स बनाते हो। बोरोड फंड में डिबेंचर्स आते हैं, आप डेट लेते हो, किसी को आपने बोला, उससे रुपए ले लिए, उसने बोला कि मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, बस आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, लॉस हो कुछ भी हो, आपको उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर मैनेजर को यही देखना होता है कि मैं उस सोर्स से पैसा लूँ जो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, उस सोर्स से पैसा लूँ जो बहुत ही चीप हो, ठीक है। अगर आपको कहीं से 10 करोड़ रुपए, ठीक है, अगर 2 करोड़ में मिल रहे हैं, दूसरी जगह वही 10 करोड़ रुपए आपको 1.5 करोड़ में मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप कौन सा लोगे बताओ मेरे को, आप कौन सा लोगे। आप बहुत सही इंसान अगर होगे तो आप 1.5 करोड़ वाला लोगे ना, क्योंकि अगर उतना ही पैसा आपको कम पैसे में मिल रहा है, ठीक है, तो आप वो वाला लो ना। अगर आपको 10 करोड़ रुपए 2 करोड़ में मिल रहे हैं, दूसरा वही इंसान 1 करोड़ में दे रहा है, तो आप 1 करोड़ में ले लो ना, आपका 1 करोड़ बच रहा है ना, तो वो तो बिज़नेस में ऐड हो जाएगा, फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। यही चीज़ इसमें आती है, ठीक है। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स क्या है जो इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, मतलब वो कॉस्ट देखनी है कि जो आप फंड को रेज़ कर रहे हो, उसका पैसा कितना लग रहा है, ठीक है। जैसे मैंने भी बताया कि कोई भी आप सोर्स से, किसी भी सोर्स से आप पैसा लो, पहले आप ये देखो कि उस पैसे को लेने से, उस फंड को रेज़ करने से, ठीक है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना खर्चा लग रहा है उस चीज़ पे, ठीक है, उस जगह से आप पैसा लो। अगर आपको लग रहा है कि शेयर होल्डर्स बनाने से ज़्यादा मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन हम कर्जा ले सकते हैं, हम डेट ले सकते हैं, तो आप डेट ले लो। लेकिन अगर डेट लेने का आपका हालत नहीं है, कंडीशन नहीं है बिज़नेस में, तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई फ्रेंड दे रहा है, तो वहाँ से भी ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो, सारा कुछ जो है आपके मर्ज़ से है, आप इन सब चीज़ों को देख के करो, ठीक है। फिर दूसरा है कैश फ्लो, कैश फ्लो पोजीशन आपको देखनी है कि आपका जो बिज़नेस है, अगर आपके बिज़नेस में पैसा बहुत अच्छा है, आप डेट ले सकते हो। अगर आप डेट लेने के बाद, कर्ज़ा लेने के बाद आप उनका इंटरेस्ट ईज़िली पे कर सकते हो, है ना? तो आप डेट ले लो। लेकिन अगर आपका जो कैश फ्लो की जो पोजीशन है आपके बिज़नेस में, वो ठीक नहीं है, कैश बहुत कम है, लिक्विडिटी नहीं है वहाँ पे, तो आप इक्विटी पे जाओगे, पहले से ही आपके ऊपर इतना सारा बोझ है, ठीक है। अगर आप फिर से और कर्ज़ा ले लेंगे, तो उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बिज़नेस को भारी पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास पोजीशंस डाउन है कैश की, तो आप इक्विटी करो, अगर कैश की पोजीशंस ठीक है, तो फिर डेट करो, ठीक है। दूसरा आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट होता है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। जो सिक्योरिटी आप इशू करते हो, अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो उसमें पैसा लगेगा, ठीक है। उनके प्रोस्पेक्टस के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उन सभी को जो पैसा लग रहा है, वो क्या है? वही तो है पूरा फ्लोटेशन कॉस्ट, कि इशू करने में कितना पैसा लग रहा है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स में आ रहा था सारा कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि हमको डिबेंचर लेने में कम पैसा लग रहा है, हमारे बिज़नेस के पास पैसा ठीक है और डिबेंचर से हमें कम पैसा लग रहा है डिबेंचर इशू करने में, तो आप डिबेंचर ले लो। लेकिन अगर डिबेंचर में ज़्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा कम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो इक्विटी है वो ठीक है, इक्विटी को इशू करने में पैसा कम लग रहा है, तो इक्विटी ले लो, है ना। फिर है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो कॉस्ट जो फिक्स है आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आएगा?
इसमें सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, यही तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो आपकी बिजनेस को ऑपरेट कर रही है। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, आपका जो बिल्डिंग है उस पर रेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास अगर पहले से ही इतनी चीज़ें आपके पास हैं जो आपको पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों का फिक्स्ड रेगुलर बेसिस पे, तो आप कर्जा क्यों लोगे भाई? अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लाइक बात करने की, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली है। अब हमारे जो पापा हैं वो कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पापा को पहले से ही पता है कि यार मेरे बच्चे की पढ़ाई में इतनी फीस जा रही है, हमारे घर का खर्चा इतना ज़्यादा है, फिर कोई बीमार भी पड़ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो वो गाड़ी क्यों लेंगे? वो कहेंगे पहले से ही हमारा इतना खर्चा है कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम इसको गाड़ी क्यों लें? लेकिन अगर जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, एक चीज़ नॉर्मल चल रही होती है, तो वो फिर वो गाड़ी ले लेते हैं। तो वही यहाँ पर है कि पहले से आपके पास इतना सारा पैसा देने को है, अब आप फिर भी आप और डेट लोगे, फिर उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर वो भी बोझ आपके ऊपर आ जाएगा, है ना? तो अगर आपके पास जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप डेट ले लो, लेकिन अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको सैलरीज बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है, ठीक है, इंटरेस्ट है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो आप फिर इक्विटी पे जाओ, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या है? कंट्रोल कंसिडरेशन में ये है कि जो बिजनेस के जो मेंबर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपना कंट्रोल बांटें, कंट्रोल डाइल्यूट करें, कंट्रोल अपना डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, तो आप शेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है शेयर्स में क्या है कि शेयर्स में जो इक्विटी है, शेयर होल्डर्स हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग ओनर्स बनाते हैं। अगर एक बिजनेस में 15 लोग काम कर रहे हैं, अगर एक बिजनेस में 15 लोग काम कर रहे हैं और 15 और आ गए शेयर होल्डर्स, तो कितने हो गए टोटल? 30 हो गए। पहले यही 15 लोग डिसीजंस लेते थे हर एक चीज़ पर, अब ये 15 और आ गए, अब ये 30 लोग मिलकर डिसीजंस लेंगे, है ना? लेकिन वहीं पर कुछ लोगों को, अब इनका जो माइंडसेट था वो अलग था, इनका माइंडसेट थॉट प्रोसेस अलग है, दोनों की जमेगी नहीं तो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना? तो अगर ये जो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो अगर चाहते हैं कि हाँ हम अपना कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे और हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लोग सारा कुछ देख लेंगे, तो फिर आप इक्विटी पे जाओ, आप शेयर्स लो, तो आप इक्विटी पे जाओ, शेयर्स दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हम 5 लोग अपने बिज़नेस को करते हैं और हम 5 ही करेंगे, आगे जाके हमेशा तक हम अपना ही हर चीज़ कंट्रोल बना के चलेंगे, सारा कुछ डिसीजंस हम ही लेंगे, तो फिर आप डेट पर जाओ, ठीक है। क्योंकि डेट पे क्या आपको पैसा मिल जाएगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाद में पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर शेयर्स लोगे तो फिर ओनर्स बनाएंगे, फिर वो लोग आएंगे, वो भी डिसीजंस लेंगे, वो सारी चीज़ें पड़ जाती हैं यहाँ पे। फिर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या है, जरा आप वो समझ लो। तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या है कि जो मार्केट है ना उसकी कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी है। जैसे अगर बात करें इसकी बात करें तो अगर यहाँ पे मार्केट ऐसा है, ठीक है, मार्केट अगर चार्ट में ऊपर चल रहा है तो ये क्या यहाँ पे बूम होता है कि हाँ भाई मार्केट बहुत अच्छा है, शेयर सारे कुछ ठीक है, मार्केट एकदम बहुत ऊपर चल रहा है, सब लोग कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट एकदम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको शेयर्स जो है वो देने चाहिए और लोगों को शेयर्स खरीदने चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में सबका पैसा बढ़ रहा है ना, अगर आप शेयर्स लोगे तो आपका भी पैसा बढ़ेगा। लेकिन वही अगर फिर यहाँ पे ये मार्केट ऐसा है कि गिर जाता है, तो ये क्या है, ये है रेसेशन, ठीक है, ये क्या, ये है रेसेशन, ठीक है। और ये पॉइंट जो है ये था यहाँ पे बूम, और ये जो है ये है डिप्रेशन, ठीक है, ये है डिप्रेशन, ठीक है, ये डिप्रेशन हो गया। अब यहाँ के बाद ये ऊपर जाएगा, ऐसे चढ़ के फिर इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकवरी, और ये यहाँ पे फिर बूम हो जाएगा, है ना। तो अगर मार्केट बूम पे है, अगर मार्केट ऊपर है, बूम पे है, तो आपको शेयर्स देने चाहिए, ठीक है, जिससे कि ओनर्स आएंगे और लोग शेयर्स खरीदेंगे। लेकिन अगर मार्केट डिप्रेशन में है, मार्केट नीचे है, डाउनफॉल है, मार्केट गिरा हुआ है, सबका पैसा डूब रहा है, तो फिर आपको जो है कर्जा जो है डिबेंचर्स आपको देने चाहिए। क्योंकि यार अगर आप बूम पीरियड में डिबेंचर्स देंगे तो कोई नहीं लेगा, बूम पीरियड में आप शेयर्स दो और लोग शेयर्स खरीदेंगे, क्योंकि यार सबका पैसा बन रहा है, मार्केट बहुत ही अपवर्ड है, बहुत अच्छे से चल रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं, तो सब कहेंगे हाँ लाओ भाई हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं और हम भी पैसा कमा लेते हैं। लेकिन भाई मार्केट डिप्रेशन में, मार्केट बिल्कुल नीचे गिरा जा रहा है, फिर आप अगर शेयर्स देंगे तो कोई लेगा ही क्यों, क्योंकि हम क्यों ले, मार्केट तो डूब रहा है ना, मेरा भी पैसा पूरा डूब जाएगा, सबके पैसे डूब रहे हैं, तो वो डिबेंचर्स फिर लेते हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि हाँ चलो हम लोग लोन पे पैसा दे देते हैं, क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट मिलने ही वाला है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखो कि जब जब डिप्रेशन होता है तो आप डेट दो, ठीक है, डेट लो। अगर बूम पीरियड है, ठीक है, तो जो है वो
शेयर्स दो और शेयर्स लो, ठीक है। लेकिन फाइनेंस मैनेजर जो है बूम पीरियड में शेयर्स देगा और डिप्रेशन में वो है डेट देगा, ठीक है। बस यही दो चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मार्केट डाउनफॉल में है तो लोग पैसा आपको उधार पे देंगे जिससे कि उनको इंटरेस्ट मिले। लेकिन मार्केट बहुत अच्छा है, अपवर्ड एकदम, सब पैसा कमा रहे हैं, मतलब सब पैसा एकदम कमा रहे हैं, तो लोग फिर पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिससे कि हम भी पैसा कमा सकें, ठीक है। तो वहाँ पर आप शेयर्स दो और लोग शेयर्स खरीदेंगे और अपना पैसा बनाएंगे इन्वेस्ट करके, ठीक है। यही है कि मार्केट की कंडीशन को देखना, अगर बूम है तो शेयर्स और अगर डिप्रेशन में है तो डेट, ठीक है। दूसरा फिर रिस्क। अब रिस्क तो आप देखो हर एक चीज़ में ही होता है, जैसे अभी यहाँ पे बात की थी, तो वही बात है कि मॉडरेट रिस्क लो एकदम। कैसा? मॉडरेट रिस्क। बराबर रिस्क को कम नहीं कर सकते, लेकिन मॉडरेट लो, ब्लाइंडली रिस्क मत लो। देख चीज़ के हर एक चीज़ को एनालाइज करके, देख के, ऑब्जर्व करके फिर रिस्क लो, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिटर्न, वही बात है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, अब इसको भी देख के आपको यहाँ पर जो है पैसा डेट से लेना है या पैसा आपको इक्विटी से लेना है, वो आपको देखना है। अगर अगर आपको पैसा कर्जे पे लेके इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको लॉस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अगर वहीं पर आप ओनर्स बना के आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो फिर आप वहाँ पर चले जाओ, ठीक है। अगर आपको 10 लाख रुपए, कोई आपको 10 लाख रुपए 5 लाख में दे रहा है तो वहाँ पर नुकसान है ना यार, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे छोड़ दो। लेकिन भाई आपको कोई 10 लाख रुपए 1.5 लाख में दे रहा है तो आप वहाँ से ले लो, फ़ायदा है। वही चीज़ यहाँ पे देखनी है कि रिटर्न जो है वो कैसा मिल रहा है अगर हम डेट ले रहे हैं तो। अगर जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो रेट है डेट पे, वो कैसा है, वो देख के आप यहाँ पर जो है फाइनेंस डिसीजंस ले सकते हो। तो गाइज यही था टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और हमारा फाइनेंस डिसीजंस, ठीक है। तो इसमें है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स कि पैसा लेने से कितना कॉस्ट हमें देना पड़ रहा है, एक्सपेंसेस कितना है वो देखना है, कैश फ्लो पोजीशन देखनी है, फ्लोटेशन कॉस्ट देखनी है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है कि अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारे चीज़ें हैं आपको पैसे पेमेंट करने के लिए तो आप डेट मत लो। कंट्रोल कंसीडरेशन, अगर आप कंट्रोल देना चाहते हो तो इक्विटी करो, कंट्रोल नहीं देना चाहते, अपने पास रखने चाहते हो तो डेट करो, ठीक है। मार्केट कंडीशन देखो, मार्केट अगर बूम पे है तो शेयर्स दो और मार्केट के डिप्रेशन में है तो डिवेंचर्स दो, ठीक है। रिस्क देखो और रेट अगर रिटर्न देखो, अगर रेट ज़्यादा है किसी भी डेट को लेने के लिए तो इक्विटी पे जाओ, डेट कम है और रेट अगर कम है तो डेट पे जाओ, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग और पढ़ लेंगे हमारा जो थर्ड डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजंस, कि डिविडेंड अब हम कैसे करेंगे। इसमें था रिटेन्ड अर्निंग्स कि हम पैसा रिजर्व में रखते हैं, और दूसरा प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यही था हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। हमने दोनों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिविडेंड डिसीजंस पढ़ लेंगे और उसके बाद इस सब जो हमारी चैप्टर है इसको फिनिश करके नेक्स्ट जो है वो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग उसको समझ लेंगे, फिर और भी चीज़ें कैपिटल स्ट्रक्चर उसको समझ के इस यूनिट को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको सही से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।